नमस्कार जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बात करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड की, ठीक है? जो शिक्षण अभिवृत्ति है उसकी बात हम आज की क्लास में करेंगे और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप यूजीसी नेट की बात कर लो, उसमें भी पेपर नंबर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पूछा जाता है और चाहे आप सीटेट की बात कर लो, सीटेट में भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यदि आप एसपीटीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो या किसी वजह से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइनर ये क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं, ठीक है? तो बौद्धिक क्षेत्र जो है आपको पता है संज्ञानात्मक क्षेत्र से के द्वारा जो है ये प्रतिबिंबित होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि मानसिक योग्यता में समाहित होता है। तो अगर मानसिक योग्यता की बात कर रहे हैं तो उसमें समृद्धि आएगी, सृजनात्मकता आएगी, तर्क आएगा, चिंतन आएगा, ठीक है? यानी कि आप इसको हेड से रिलेटेड याद रख सकते हो कि जो भी मानसिक योग्यता है उसमें ज़्यादातर जो है वो हेड से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो सभी आते हैं। जैसे सोचना, समझना, तर्क देना, चिंतन करना, सृजनात्मकता ये सभी मानसिक योग्यता के अंतर्गत आएँगे। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट है कि एक शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है। तो एक शिक्षक जो है उसका मूल कर्तव्य क्या होता है? शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, ठीक है? एक आपको या तो बहुमुखी कह लो या सर्वांगीण कह लो, ठीक है? एक छात्र का सर्वांगीण विकास करना या एक छात्र का बहुमुखी विकास करना ही जो है वो शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है, ठीक है? और होना चाहिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट है कि शिक्षण संप्रेषण किसके बीच होता है? तो शिक्षण संप्रेषण जो है यानी कि जो टीचिंग कम्युनिकेशन है वो किसके किसके बीच में होता है? तो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य ये टीचिंग कम्युनिकेशन जो है वो होता है, ठीक है? बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता जो है वो क्या है? तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर टीचर बनना चाहते हो या बन रहे हो तो प्लीज़ उस सब्जेक्ट का आपको पूरा नॉलेज पहले होना चाहिए, ठीक है? विषय का ज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक टीचर बनने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जाना जाता है और इनके द्वारा मनोविश्लेषणात्मकता की थ्योरी भी दी गई है, ठीक है? ये भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? तो ये जो चेन लर्निंग की बात करते हैं वो गैगने करते हैं, ठीक है? कौन करते हैं? गैगने बात करते हैं। कौन-सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? ठीक है, आपने पढ़े होंगे एक स्वतंत्र चर है, एक आश्रित चर है, ठीक है? तो स्वतंत्र चर जो है वो शिक्षक है, ठीक है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें जो एक टीचर है वो एक तरह से इंडिपेंडेंस चर जो है वो रहता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध होता है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध होता है मानसिक योग्यताओं से, ठीक है? मानसिक योग्यताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि शिक्षा मानव निर्माण करती है, जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा में ट्रिपल एच जो है वो क्या है? तो शिक्षा में जो 3 एच है ये क्या है? ये है हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है? ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें जो है वो ट्रिपल एच से संबंधित बात की जाती है, यानी कि संख्यानात्मक की अगर बात हो रही है तो
उसमें हेड से रिलेटेड आएगा, ठीक है? अगर नेक्स्ट होता है उनका साइकोमोटर, तो वो हार्ट से रिलेटेड सॉरी हैंड से रिलेटेड होता है, और क्रियात्मक जो है वो हैंड से रिलेटेड होता है। मतलब ये तीनों ही ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड हैं, ठीक है? मैं सही से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये ट्रिपल एच जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें ट्रिपल एच का जो है वो वर्णन किया जाता है उसको समझाने के लिए। नेक्स्ट है कि एकीकृत शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो श्री अरविंद घोष के द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा की बात की गई थी। शिक्षक का सबसे सुंदर गुण माना जाता है, तो शिक्षक का सबसे सुंदर गुण अगर है तो वो है समय की पाबंदी, ठीक है? समय की पाबंदी जो है वो उसका सबसे सुंदर गुण है। वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण में अध्येता के में किस उद्देश्य का विकास जो है वो संभव हो पाया है? तो वो कौशल विषय का जो उद्देश्य है वो संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आधारित जो शिक्षण है उस मॉडल को किसके द्वारा विकसित जो है वो किया गया था? तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड जो टीचिंग है उसका मॉडल जो है वो स्टोलू रोब और डेविस के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी, ठीक है? एक अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, ठीक है? तो कब माना जाता है? जब उसमें त्यागमयी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ठीक है? तो उसको उस अध्यापक को समाज का आदर्श पुरुष जो है वो माना जाएगा या जाता है। कौन-सा सबसे अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? तो समूह चर्चा जो है वो परस्पर संवादात्मक भी है और छात्र केंद्रित भी है, ठीक है? जब बच्चे आपस में समूह बनाकर चर्चा करेंगे या किसी विषय को, किसी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही रहेगी वो प्रक्रिया, ठीक है? नेक्स्ट है कि कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन-सी है? तो कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि प्रजातंत्र उपागम है, ठीक है? कौन-सी है? प्रजातंत्र उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियामूलक ज्ञान पर जो है वो बल दिया है, ठीक है? क्रियामूलक ज्ञान पर बल दिया है। शिक्षण गतिविधि में टेप रिकॉर्डर किस प्रकार का उपकरण है, ठीक है? तो शिक्षण गतिविधि में जो टेप रिकॉर्डर है वो श्रव्य उपकरण है, ठीक है? उसको सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर जो है आप उसमें लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको बाद में भी बच्चे को सुना सकते हैं, ठीक है? तो जो है वो श्रव्य उपकरण हुआ, ठीक है? वो एक तरह से जो है वो श्रव्य उपकरण हुआ। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है, अधिगम का जो अर्थ है वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ठीक है? एक जब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाता है, एक तरह से स्थायी परिवर्तन जब आ जाता है, तो उसको माना जाता है कि अब उसमें अधिगम जो है, उसमें लर्निंग जो है वो हो पाई है। एक उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान लो कि आप जो है वो साइकिल चलाना सीख रहे हो। आपने कभी भी पहले उस साइकिल के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था। आपने उस साइकिल को धीरे-धीरे सीखा, उस साइकिल को धीरे-धीरे बैलेंस बनाना सीखा। अब आपको पता है कि मैंने जो है वो साइकिल चलाना सीख ली है, तो जब आपके इस व्यवहार में चेंज आया, आपने देखा कि आप साइकिल पर बैलेंस बना पा रहे हो, आप साइकिल को अच्छे से चला पा रहे हो, तो जो वो परिवर्तन आया, उसी को हम जो है वो लर्निंग कहेंगे, ठीक है? अ, नेक्स्ट है कि शिक्षण की संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षण के संज्ञानात्मक जो सिद्धांत हैं, उसके जो प्रतिपादक हैं, वो है एन.एल. गेज, ठीक है? एन.एल. गेज। आगमन विधि का मार्ग है, तो खोज का मार्ग है आगमन विधि जो है, और जो निगमन विधि है वो अनुकरण का मार्ग है, ठीक है? निगमन विधि अनुकरण का मार्ग है। नेक्स्ट है कि अनुमानी विधि के प्रतिपादक हैं, ह्यूरिस्टिक जो मेथड है उसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक, ह्यूरिस्टिक को हिंदी में अनुमानी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। वैसे तो इंग्लिश में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि पूछी जाती है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग उसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए कारगर तत्व कौन-सा है? तो वो है शिक्षण विधि। आप किस तरह से बच्चे को किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो बच्चा जो है वो रुचि पूर्ण तरीके से सीखेगा अगर आप उस शिक्षण को मज़ेदार बनाकर उस टॉपिक को पढ़ाते हो तो, ठीक है? नेक्स्ट है कि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्रियान्वित या क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? तो एनसीटीई, ठीक है? इसकी ज़िम्मेवारी होती है।
नेक्स्ट है दूरदर्शन को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो दूरदर्शन आपको पता है टीवी चैनल है एक, तो दृश्य श्रव्य सामग्री, इसको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री में आएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारी आ रही है शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात की जाए पहले की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षण तकनीक के लिए समता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों का के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। तो कब प्रयत्न करना चाहिए? सामाजिक समायोजन के लिए, ठीक है? सामाजिक समायोजन के लिए सामाजिक बलों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता जो है किसके साथ बढ़ती है? तो सृजनात्मकता जो है वो अभ्यास के साथ बढ़ती है, ठीक है? जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अभ्यास करोगे, बार-बार उस चीज़ को सीखोगे तो उतना ही ज़्यादा जो है वो सृजनात्मकता बढ़ती है। मान लो कि एक उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो मान लो कि आपने जो है वो ड्राइंग नहीं की है, कभी भी आप स्केच बनाना सीख रहे हो किसी का, या आप मतलब सुंदर-सुंदर से फूल ही बनाना, ड्रॉ ही करना सीख रहे हो, तो धीरे-धीरे उस चीज़ को बार-बार उसकी चीज़ की प्रैक्टिस जब की जाती है, तो वो उसमें आप परफेक्ट जो है वो हो जाते हो, ठीक है? किसी भी काम की बात कर लो, ठीक है? नेक्स्ट है कि बुद्धि का ट्राई और चिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया प्रस्तावित किया? तो बुद्धि का जो ट्राई और चिक सिद्धांत है, ये किसने प्रतिपादित किया है? ये स्टर्नबर्ग ने किया है, ठीक है? किसने किया है? स्टर्नबर्ग ने किया है। नेक्स्ट है कि अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है। तो अभिक्रमित अधिगम जो है वो किस पर, तो वो आधारित है सक्रिय अनुकूलन पर, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते हैं। ये किसके द्वारा सूचित किया गया था, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि ये किसने कहा था या फिर किसने ये सूचित किया था ये वर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा पर नई नीति 1986, ठीक है? 1986 जो नीति आई थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर महिलाएँ शिक्षित नहीं होंगी, तो लोग जो है वो शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते हैं। महिलाओं को पहले शिक्षित करना पड़ेगा, तभी जो है वो देश की शिक्षा जो है वो तय है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? तो हैदराबाद का राष्ट्रीय संस्थान जो है ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है, मानसिक अक्षम, ठीक है? मानसिक अक्षम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है, तो आधुनिक दर्शन शास्त्र की शुरुआत देकार्त से होती है, ठीक है? देकार्त से होती है। प्राथमिक समूह है, तो प्राथमिक समूह क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सम समूह, ठीक है? क्या है? सम समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक परिवर्तन में रुकावट है? तो कौन सा तत्व है वो जो सामाजिक परिवर्तन में रुकावट है? वो है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी। नेक्स्ट है कि भाषा भूमिका निभाती है, तो भाषा भूमिका निभाती है इसमें ऑप्शन नंबर ए, पहचान में, ठीक है? पहचान में भूमिका भाषा जो है वो निभाती है। नेक्स्ट है कि शिक्षा पर अरविंद के विचार महत्व देते हैं, तो शिक्षा पर अरविंद के जो विचार हैं वो महत्व देते हैं धर्म को, ठीक है? अरविंद जो घोष हैं उनके विचार धर्म को महत्व देते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है? किसे माइंड माइंड मैपिंग की अवधारणा को विकसित किया? तो किसने किया? यहाँ पर किसने होगा? किसने माइंड मैपिंग की अवधारणा को विकसित किया था? तो वो टोनी वुजान थे, उन्होंने माइंड मैपिंग की अवधारणा को विकसित किया था। नेक्स्ट है कि कौन-सा एक बोधात्मक दक्षता का घटक नहीं है? तो कौन-सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, आज्ञा पालन जो है वो बोधात्मक दक्षता का घटक नहीं है। अ, परिपृच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो वो सी और डी दोनों ही आएगा, सृजनात्मकता और बौद्धात्मक कौशल दोनों के विकास में सहायक है। मुख्य धारा अनुकरण समविष्टि है, तो समाविष्ट है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट शिक्षण में। नेक्स्ट है कि विशेषताओं को परिभाषित करने का अभिलक्षण ये है कि वे अवलोकन किए गए हैं, ठीक है? अवलोकन किए गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग जो है वो
कोलकाता यूनिवर्सिटी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा आयोग जो है उसको कोलकाता यूनिवर्सिटी आयोग के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सैंडलर आयोग है। ठीक है, सैंडलर आयोग को कोलकाता यूनिवर्सिटी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आपको मुदालियर आयोग का पता है कि ये जो है कब आया था, शिक्षा आयोग, हंटर आयोग, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपने पढ़ लेने हैं। अगर आप इन आयोगों के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर बहुत अच्छे से इनको मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है कि अधिगम निम्न में से निम्न में से बनने की ओर अग्रसर रहता है। तो अधिगम जो है वो निम्न के बनने की ओर अग्रसर रहता करता है। तो किसके बनने की ओर अग्रसर करता है? वो होगा बी और डी। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी अभिवृत्ति, इन इन दोनों की ओर बनने की ओर जो है वो अधिगम अग्रसर करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है? तो व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक पूछा है, तो लिंग जो है वो व्यक्तित्व के शारीरिक निर्धारक नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो मानव व्यवहार जो है ये प्राथमिक रूप से जो है वो निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष वास्तविकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो शिक्षक शिक्षा की अगर बात की जा रही है तो एनसीटीई ये जो है ये सबसे बड़ा निकाय है, सर्वोच्च निकाय है शिक्षक शिक्षा का। नेक्स्ट है कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना मद्रास में किस वर्ष हुई की गई थी? तो टीचर्स ट्रेनिंग जो है उसकी स्थापना मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी, 1856 में की गई थी। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक की मुख्य धारा मुख्य चिंता शिक्षण प्रक्रिया के बारे में होती है, बजाय कि उसके ए तथा बी, उसके लक्ष्य निर्माण में तथा उद्देश्य निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट है कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो औपचारिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र है वो है रेडियो तथा टेलीविज़न, परिवार, समाज, ये सभी जो हैं ये अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, अनौपचारिक, फॉर्मल नहीं पूछा गया है, यहाँ पर इनफॉर्मल जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा का वास्तविक आधार मानव मस्तिष्क का अध्ययन है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन है, तो वो ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि क्रिटिकल, स्पेक्युलेटिव और नॉर्मेटिव। ठीक है, ये सभी जो है ये शैक्षणिक दर्शन शास्त्र के कार्यफलन है। नेक्स्ट है कि शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश बनाने में केंद्रित होता है, तो वो है सहयोगी व्यक्ति। नेक्स्ट है कि ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है, ये कहा गया था, तो ये कहा गया था छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसमें कहा गया था, यहाँ पे व्याख्या भी दी हुई है। तो छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें समवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण का औपनिवेशिक भाग है। प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे बृहदाकार है। इसके 8 प्रपाठों में प्रत्येक में एक अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वैत में परंपरागत कौन हुआ है? तो द्वैत जो है उसमें जो अगर परंपरागत कोई हुआ है तो वो है निम्बार्क। ठीक है, कौन हुआ है? निम्बार्क। इसकी यहाँ पर व्याख्या भी दी गई हुई है कि निम्बार्काचार्य भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने द्वैत का दर्शन प्रतिपादित किया। निम्बार्क का जन्म स्थान जो है वो वर्तमान आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से के नाम से भी जाना जाता है? तो वर्धा योजना को ऑप्शन नंबर डी, आधार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नई तालीम के नाम से जाना जाता है। और वर्धा योजना जो है ये किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। यहाँ पर व्याख्या है कि वर्धा योजना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1937 में वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें इस शिक्षा के माध्यम से हस्त उत्पादन कार्यों को महत्व दिया गया और इसमें बालक को अपनी मातृभाषा के द्वारा 7 वर्ष तक अध्ययन करता था। ठीक है, अपनी मातृभाषा में ही अध्ययन करता था।
7 ईयर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने यह कहा कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक तथा गाइड है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये अरविंदो घोष ने कहा था। आधुनिक दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है, तो ये क्या करता है? संश्लेषण विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है। उसका व्यवहार सूचक है उसके तीक्ष्ण संज्ञान योग्यताओं का, ठीक है, उसकी तीक्ष्ण संज्ञान योग्यताओं का। नेक्स्ट है कि समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है, तो समाजीकरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इन सभी की, पुरस्कारों की, शिक्षकों की, प्रबलन की, तो समाजीकरण में इन सभी की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता होती है, तो निरक्षरता को अगर दूर करना है तो उसमें जो है वो सहभागिता होती है, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक बदलाव की। नेक्स्ट है कि शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति एनपीई आरंभ की गई थी, तो एनपीई जो है वो ऑप्शन नंबर बी 1986 में आरंभ की गई थी। 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, ठीक है। ये व्याख्या थी इसकी। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको पता है आरटीई एक्ट जो है 2009 में पारित हुआ था, ठीक है। तो आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। अगर पारित पूछा जाए तो 2009 को, और लागू जो अगर पूछा जाता है तो ये 2010 में हुआ था। एक बालक जन्म लेता है कुछ, तो एक बालक जो है वो कुछ गुणों, ईगो, सहजात वृत्ति, इन सभी के साथ जो है वो जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस 12 वर्षीय बालक का आईक्यू क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 9 वर्ष है। तो आपको पता है आईक्यू का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो उसकी जो आयु जो है वो 75 होगी, ठीक है। मानसिक आयु, ठीक है, जिसकी मानसिक आयु, उसका आईक्यू जो है वो 75 होगा, ठीक है। एक 12 वर्ष का लड़का है, उसका आईक्यू पूछा है कि क्या होगा जिसकी जो मेंटल एज है वो 9 वर्ष है, ठीक है। तो आपको पता है जो फॉर्मूला है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100 होगा, ठीक है। तो इसको निकाल के ये आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला दिया भी हुआ है कि आईक्यू की अवधारणा का आविष्कार अल्फ्रेड बिनेट ने 1904 में किया था। एक व्यक्ति के आईक्यू स्कोर की गणना करने वाला समाजीकरण मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल आयु मल्टीप्लाई 100 है। अधिकांश आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में औसत स्कोर 100 होगा और स्कोर का मानक विचलन 15 होगा। नेक्स्ट है कि सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्द को सीखते हैं अधिकांशतः अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा नए शब्दों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं, तो सीखने में जो अक्षम बच्चे होते हैं वो इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा, ठीक है। तो आपने पढ़े होंगे अक्षमताएं, अगर आपने पढ़ी हैं तो जो बच्चा मैथ के कैलकुलेशंस या फिर सम्स करने में थोड़ा सा कमज़ोर है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। पठन विकार जो है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह से लिखने वाला है, ठीक है। तो ये सभी अक्षम विकार हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व के विकास की मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी जो है ये विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर बताया भी हुआ है, व्याख्या दी हुई है कि पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निकला हुआ उभार है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा का दृढ़तानिता रज्जु, ठीक है, से ढका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का रवैया मैं प्रवाह नहीं करता एक उस उम्र उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पश्चगमन, ठीक है। पश्चगमन इस व्यवहार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिरीक्षण परीक्षण में खामी है, तो आत्मनिरीक्षण परीक्षण जो है उसमें जो है वो खामी है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की, वैधता की, वस्तुपरकता की, विश्वसनीयता की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए, तो एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए किसमें? सुसाधक की, ठीक है, सुसाधक की। नेक्स्ट है कि वुड का डिस्पैच जो है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था, तो वुड डिस्पैच के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 1854 में आया था। वुड, यहाँ पर व्याख्या भी दी गई हुई है कि वुड घोषणा पत्र जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा जुलाई 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, इसे वुड का डिस्पैच कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि शिक्षण भारत के संविधान की सब किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षण जो है वो समवर्ती सूची के अंदर आता है, जैसे कि व्याख्या भी दी गई हुई है कि समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं। समवर्ती सूची में निम्नलिखित स्रोत सम्मिलित हैं, जैसे कि शिक्षा, दीवानी और फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिकी एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन और बांट माप, ठीक है। ये सभी जो हैं, ये सभी मामले जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक शिक्षक होते तो आपके तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते? तो यहाँ पर खुद को शिक्षण इमेजिन करके ये आंसर करने के लिए कहा गया है, तो जनतांत्रिक जो है यानी कि लोकतांत्रिक एक टीचर को होना चाहिए, ठीक है, सभी के साथ समान व्यवहार करना। नेक्स्ट है कि शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, एनसीटीई, ठीक है, एनसीटीई में व्यावसायिक मानकों को विकसित जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने शिक्षा के समाजवाद को प्रचलित किया था, तो शिक्षा के समाजवाद को प्रचलित किया था स्टालिन ने, ठीक है, स्टालिन ने। यहाँ पर व्याख्या भी दी गई हुई है, तो सोवियत समाजवाद के प्रयोग के साथ स्टालिन का प्रश्न अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लेनिन की मृत्यु के बाद उन्होंने सोवियत यूनियन का नेतृत्व किया और पहले समाजवादी राज्य का कार्यभार हाथों में लिया। स्टालिन ने सबसे पहले शिक्षा में समाजवाद को प्रचलित किया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा बच्चे के अंदर डैश का विकास करती है, तो शिक्षा जो है वो बच्चे के अंदर किसका विकास करती है? ऑप्शन नंबर डी, सहजात शक्ति का विकास करती है। मध्यकाल डैश शिक्षा में से छाया हुआ था, तो मध्यकाल जो था वो इस्लामी शिक्षा से छाया हुआ था, ठीक है। इस कौन सी शिक्षा से? इस्लामी शिक्षा से। वो आपको पता ही है कि उस समय जो है वो एक तरह से इस्लामिक जो सम्राट थे वो भारत की राजगद्दी पर बैठे हुए थे, तो इन जो 5 सल्तनतें आई थी उनके काल की बात की जा रही है, मध्यकाल में वो आती हैं, तो उस टाइम पर जो इस्लामी शिक्षा थी वो उससे छाया हुआ था मध्यकाल, ठीक है। यहाँ पर बताया भी हुआ है कि मध्यकाल इतिहास में मुस्लिम शासकों का शासन था। विद्यालय एक छोटा डैश है, तो विद्यालय एक छोटा क्या है? छोटा समाज है, ठीक है। व्याख्या में कहा गया है कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और
निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शन कसौटी को क्या कहते हैं? तो प्रदर्शन कसौटी जो है उसको अमौखिक कसौटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के मुताबिक सारी शिक्षा डैश है। तो सारी शिक्षा क्या है? स्व शिक्षा है। ठीक है, मनोविज्ञान के अनुसार सारी शिक्षा जो है वो स्व शिक्षा है। जब कोई विद्यार्थी बिना किसी विद्यालय या बिना किसी शिक्षक द्वारा पढ़ाई करता है तो उस तथा स्वयं पाठी या फार्म भरकर पढ़ाई करता है तो उन्हें स्वयं पाठी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वयं पाठी कहा जाता है। कि अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इग्नू के थ्रू पढ़ाई करना या फिर प्राइवेट जो है वो पढ़ाई करना। ठीक है, तो वो सभी स्वयं पाठी उस पढ़ाई को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पहला आदमी जिसने अमान्य परिकल्पना का वर्णन किया था, तो वो कौन था? वो था रोनाल्ड फिशर। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में कहा गया है कि सर रोनाल्ड जो फिशर थे उनका जो वाज द ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन एंड जेनेस्टिशियस्ट। ठीक है, ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्लेषण मनोविश्लेषण को किसने प्रचलित किया था? तो मनोविश्लेषण को अगर प्रचलित किया था तो एस फ्राइड ने किया था। ठीक है, एस फ्राइड ने किया था, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने किया था। ये क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो मनोविश्लेषण जो है ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों का समुच्चय है, जिसमें कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने आगे चलकर कुछ योगदान दिया। और मनोविश्लेषण जो है वो मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाजों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मनोविश्लेषण होगा। नेक्स्ट है कि IQ का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है MA/CA मल्टीप्लाई 100, ये किसने, तो ये समीकरण किसने विकसित किया था? तो ये समीकरण जो है ऑप्शन नंबर सी, वीनेट ने। ठीक है, वीनेट ने, अल्फ्रेड वीनेट ने जो है ये फॉर्मूला विकसित किया था। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या भी दी गई हुई है कि IQ पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्यूशेंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड बिनेट और थेओडोर सिमोन द्वारा प्रस्तावित पद्धतियों के लिए किया, जो आधुनिक बच्चों के बौद्धिक परीक्षण के लिए अपनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान को डैश भी कहा जाता है। तो संज्ञान को जानकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रचनात्मकता डैश के साथ बढ़ती है। तो रचनात्मकता आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ कि अनुभव के द्वारा जो है वो रचनात्मकता बढ़ती है। नेक्स्ट है कि मनोवैकल्य डैश बौद्धिक स्तर के प्रास सूचित करता है। तो वो होगा 0 से 70। ठीक है, 0 से 70। कॉलेजों के समूह को क्या कहते हैं? तो कॉलेजों के समूह को फेडरल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। ठीक है, फेडरल यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कॉलेजों के समूह हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा की वैदिक पद्धति में शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा की वैदिक पद्धति में शिक्षा का लक्ष्य उपयुक्त सभी, यानी कि व्यक्तित्व विकास है, संस्कृति का संरक्षण है, चरित्र निर्माण है, ये सभी जो है शिक्षा की वैदिक पद्धति का लक्ष्य में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम जो शिक्षा का मुख्य विशेषता क्या थी? तो जो मुस्लिम शिक्षा थी उसका जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशज विद्यालयों की डैश द्वारा प्रशंसा जो है वो की जाती थी। देशज विद्यालय जो थे उनकी प्रशंसा जो थी वो एडम के द्वारा की जाती थी। ठीक है, की जाती थी, एडम के द्वारा उसकी प्रशंसा जो थी वो की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि माध्यमिक शिक्षा कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये माध्यमिक शिक्षा कमीशन जो है उसकी स्थापना 1952 में यहाँ पर व्याख्या भी दी हुई है कि मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 यानी कि 1952 को डॉक्टर
लक्ष्मण स्वामी मुदालिर की अध्यक्षता में माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। मुदालियर कमीशन जो है उसको कहा जाता है, जो इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनके नाम पर, ठीक है। और कब हुआ था ये? 1952 में, ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट है कि कोठारी कमीशन डैश शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया था। तो कौन उस टाइम जो थे वो शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो शिक्षा मंत्री थे वो एमसी छागला थे, ठीक है। एमसी छागला जो थे उस समय शिक्षा मंत्री थे। और अगर बात की जाए तो कोठारी कमीशन के अध्यक्ष की, तो वो दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है, डीएस कोठारी, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है कि एमसी छागला 1963 से 66 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ए ड्राफ्ट ऑफ चैलेंजेस इन एजुकेशन कब प्रकाशित हुई थी? तो ये एक पुस्तक का नाम है, इसमें ये प्रकाशित हुई थी अगस्त 1985 में, ठीक है। अगस्त 1985 में ये जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो इसका नाम था ए ड्राफ्ट ऑफ चैलेंजेस इन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक अव्यवस्थित घर के बच्चे को सबसे ज़्यादा कठिनाई किससे होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर 14 वर्ष की लड़की को उसी तरह से का स्वेटर पहनने दिया जाए जैसा कि उसकी शिक्षिका पहनती है, तो इस तरह के बर्ताव को क्या कहेंगे? तो इस तरह के व्यवहार को एकात्मीकरण कहेंगे, ठीक है, एकात्मीकरण। बच्चे के पूरे विकास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा वस्तु जो है वो क्या है? तो बच्चे के पूरे विकास के लिए जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो खेल-कूद और मनोरंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप दूसरे से मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हो तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होगा? तो उसके लिए महत्वपूर्ण साधन होगा ईमानदारी से उन पर भरोसा करना, ठीक है। ईमानदारी से उनके ऊपर भरोसा करना, तभी आपके जो संबंध है वो मधुर हो सकते हैं दूसरों के साथ। नेक्स्ट है कि हमारे देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए उपयुक्त तरीका है। तो बढ़ती आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे अगर उपयुक्त तरीका पूछा गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। लोगों को छोटे परिवार और उसके फायदे से विज्ञ कराने के लिए पब्लिक मीडिया के जरिए आकर्षक कार्यक्रमों को फैलाना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा बढ़ती आबादी को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका उसे शिक्षा देना, ठीक है। उसे शिक्षा देना जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगमनात्मक शिक्षण पद्धति क्या है? तो निगमनात्मक जो शिक्षण पद्धति है ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशेष तक, ठीक है, सामान्य से विशेष तक। यहाँ पर व्याख्या भी दी गई हुई है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को निगमनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसके उत्तम उदाहरण के रूप में हम सिलोजिज्म को देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ कुछ सामान्य नियमों के आधार मानकर वो उनका विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर समस्या समाधान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों को भ्रमण जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्याख्या दी गई है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पबजा संस्कार जो है उसमें छात्र को भ्रमण कहा जाता है, ठीक है। भ्रमण नहीं, श्रवण है, श्रमण कहा जाता है। तो बौद्धिक जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक विद्यार्थी को श्रमण जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में एक विद्यार्थी या छात्र को श्रवण जो है वो कहा जाता है, पबजा संस्कार है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुरुकुल शिक्षा की अवधि क्या थी? तो गुरुकुल शिक्षा की अवधि थी ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष, ठीक है। गुरुकुल शिक्षा की अवधि 12 वर्ष थी। इसका आरंभ उपनयन संस्कार विधि से होता था, ठीक है। उपनयन संस्कार विधि जो होती थी उससे इसका आरंभ जो था वो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो पूरे विश्व का सबसे जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था, ठीक है, तक्षशिला। यहाँ पर व्याख्या दी गई हुई है कि
तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित था। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईस्वी पूर्व में की गई थी। तक्षशिला को कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बतियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, किसने किया था तक्षशिला को? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तक्षशिला को किसने नष्ट कर दिया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक या गुलाम वंश का पहला शासक, उसके सेनापति बतियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्यकाल में किसने शिक्षण पर जोर दिया? तो मध्यकाल पर अगर किसी ने शिक्षण पर जोर दिया तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। ठीक है, अकबर जो थे वो नहीं चाहते थे कि जो है वो शिक्षा से कोई भी वंचित रहे। यहाँ पर देख लीजिए, व्याख्या में लिखा हुआ है कि अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था और अकबर को अकबर आजम शाहजहां अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मदरसे आधार रहे थे। तो मदरसे जो थे वो किसका आधार रह चुके थे? तो वो ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षण के। ठीक है, उच्च शिक्षण के आधार। यहाँ पर व्याख्या में कहा गया है कि मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विद्यालय। मदरसों में आमतौर पर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अन्य विषयों की प्राथमिक व उच्च शिक्षा भी दी जाती है थी। मैकॉले प्रारूप वर्ष लिखा गया था, तो डैश में लिखा गया था कौन सा? मैकाले प्रारूप वर्ष जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1835। ठीक है, मैकॉले मिंट 1833 में लिखा गया था तथा 1835 में प्रकाशित हुआ। उस समय भारत गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना व्यक्ति में कुछ समाविष्ट करता है तो वो होगा आंतरिक होने को। ठीक है, निम्न में से क्या सीखने का एक परिणाम नहीं है? तो सीखने का परिणाम नहीं पूछा गया है तो वो परिपक्वता है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो सीखने के परिणाम है। नेक्स्ट है कि शिक्षण में यदि कुछ भी नहीं सीखा गया है तो कुछ भी नहीं, ठीक है, तो वो सिखाया गया है। ठीक है, तो ये होगा कि यदि कुछ भी नहीं सीखा गया है तो कुछ भी नहीं सिखाया गया है। ठीक है, तभी नहीं सीखा गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षण निम्न में से किस कार्य के वर्गीकरण में आएगा? तो वो होगा व्यावसायिक कार्य के वर्गीकरण में आएगा शिक्षण। नेक्स्ट है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का समर्थक कौन था? तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का समर्थक जो था ऑप्शन नंबर डी, रूसो था। जीन जैक रूसो की गणना पश्चिम के युग प्रवर्तकों विचारकों में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा पर प्लेटो के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तो शिक्षा पर अगर प्लेटो की बात की जाए तो उसके द्वारा गणवाद जो थी वो किताब लिखी गई थी शिक्षा पर, द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक प्लेटो द्वारा रचित महान ग्रंथ है जिसमें सुकरात की वार्ताएं वर्णित हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? द रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान, इसकी संरचना, पद्धति और वैधानिकता के साथ व्यवहार करती है? तो वो कौन होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है, एक शाखा है दर्शन शास्त्र का ध्येय सत्य के रूप में समझना है। सदियों से विचारक ये खोज करते रहे हैं कि परंतु किसी निश्चित निष्कर्ष से अब तक उतने ही दूर प्रतीत होते हैं जितना पहले थे। नेक्स्ट है कि मीमांसा शब्द दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या होता है? तो उसके अनुसार ज्ञान जो है वो वास्तविक और अवास्तविक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है कि किसके दर्शन पर वर्तमान प्राथमिक शिक्षण आधारित है भारत में? तो वो है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। यहाँ पर व्याख्या में कहा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा ही नई तालीम को जानने और उसे अपनाने के समर्थन में रहे। इसी बल पर
आजादी की लड़ाई में सफलता हासिल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग को जाना जाता है। वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्ली वैनेट। ठीक है, इसको जाना जाता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। तो पुस्तकालय नेटवर्क को इनफ्लिफ नेट कहते हैं। ठीक है, इनफ्लिफ नेट कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं पुस्तकालय नेटवर्क को। नेक्स्ट है कि जो शिक्षण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो शिक्षण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक जो है वो विद्यार्थियों को दंडित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि एक अच्छा यूरोपीय लाइब्रेरी की एक सेल्फ का मूल्य उतना है जितना कि भारत और अरब के संपूर्ण देशीय साहित्य का। तो ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड मैकॉले ने। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड मैकॉले ने। तो उपरोक्त कथन लॉर्ड मैकॉले का है। उन्होंने 1835 में शिक्षा पद्धति पर मैकॉले मिंट दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 का अध्यक्ष कौन था। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के लिए एक उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग का नाम दिया गया। और कोठारी आयोग 1964 से 66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डीवी ने शिक्षा की निम्न परिभाषा में सर्वाधिक पसंद किया है। तो वो सबसे ज़्यादा अगर पसंद किया है किसी चीज़ को तो ऑप्शन नंबर डी, जीवन की तैयारी। यहाँ पर व्याख्या बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि जॉन डीवी एक अमेरिका दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, नास्तिक और शैक्षिक सुधारक थे जिस जिनके विचार शिक्षा और सामाजिक सुधार में प्रभावशाली रहे हैं। डीवी व्यवहारिकता के दर्शन से जुड़े प्राथमिक आंकड़ों में से एक है और इसे कार्यात्मक मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो जॉन डीवी आपको पता ही है, मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक एथिलियन नियन शिक्षण के पेडागोगस था एक। तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, गुलाम। ठीक है, गुलाम इसका अर्थ होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आधुनिक भारतीय शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो वो होगा छात्र केंद्रित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छड़ी को छोड़कर बच्चे से लाड़ प्यार से परिचर्चा करो। इसका योगदान आधुनिक कक्षा कक्ष में हमारे उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु एक बदतर पथ है। ठीक है, बदतर पथ है। नेक्स्ट है कि शिक्षक दृश्यक सहायकों का उपयोग शिक्षण को डैश बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी, रुचिपूर्ण बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अकादमिक संस्थानों के क्षेत्रीकरण के लिए दिए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो वो होगा ऐतिहासिक महत्व। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का विशेषता नहीं है, की विशेषता नहीं है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि यह संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल देती है। ठीक है, ये संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल नहीं देती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राचीन भारत का कौन सा अध्ययन केंद्र अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा है वो? बल्लभी। बल्लभी जो है ये अब पाकिस्तान में है। और तक्षशिला के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये पूरे विश्व का सबसे पुराना जो है वो विश्वविद्यालय है, जिसको कि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मंत्री था उसने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में नीला रंग इंगित करता है। तो वो नीला रंग जो है वो इंगित क्या करता है? तो वो शिक्षा और सशक्तिकरण को इंगित करता है। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में वह औपचारिक समारोह या संस्कार जिसमें शिष्य अपने माता पिता के घर को गुरु के लिए छोड़ देता था, तो वह कहलाता था। तो वो क्या कहलाता था? वो ऑप्शन नंबर ए उपनयन कहलाता था। निम्नलिखित में से क्या गहन अधिगम से असंगत है? तो वो है तथ्यों का स्मरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या सांस्कृतिकता का लाभ नहीं है? तो सांस्कृतिकता का लाभ नहीं पूछा गया है, तो वो ऑप्शन नंबर ए प्रमुख जातीय समूह का मान्यताओं का प्रवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति परीक्षण को क्या मापते हैं? अभिवृत्ति परीक्षण जो है वो क्या मापते हैं? वो मापते हैं ऑप्शन नंबर डी जन्मजात योग्यता अथवा सामर्थ्य को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्रीय शिक्षण उपागम की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक मोटा विश्लेषण आपको डैश करने की अनुमति देगा। तो वो क्या करने की अनुमति देगा? विभिन्न अध्ययनों की प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? तो वो है तमिलनाडु में। ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की तमिलनाडु में स्थित है। GIF का अर्थ है, तो इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। GIF की फुल फॉर्म क्या होगी? तो GIF की फुल फॉर्म होगी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्री चैन अपने भाई चैन ताई मैन का उपयोग करके एक डोमेन नाम पंजीकृत करना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन मान्य नहीं है? ठीक है। नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो जो डोमेन नाम जो है वो सही नहीं होगा या मान्य नहीं होगा वो है चान ताई मान chantaimyan.com यानी कि और .org ये जो है ये मान्य नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने के किस संस्थान को स्थापना की थी? तो वो की थी NIC की। ठीक है। NIC की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि ऑडियो और वीडियो संपीड़न में प्रत्येक फ्रेम को छोटे ग्रिड में विभाजित किया जाता है, जिसे चित्र तत्व का डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पिक्सेल। ठीक है। पिक्सेल होगा। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मांझा पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो मांझा पर जो प्रतिबंध लगाया है वो ऑप्शन नंबर बी NGT ने लगाया है। ठीक है। NGT ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRB 2020 का संबंध किससे है? तो IRB 2020 का संबंध जो है वो गैंडा से है। ठीक है। राइनोसॉरस जो होते हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार किसके साथ वास्तविक समय नदी जल और वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए सहयोग कर रहा है? वो होगा ऑप्शन नंबर बी इंटेल। ठीक है। इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाने की सिफारिश किसने की? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाने की जो सिफारिश है वो की थी
1992 रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी ने, ठीक है, किसने की थी? यूएनसीईडी ने, यानी कि रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाने की जो सिफारिश थी वो की गई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट है कि शिक्षा के 4 स्तंभ का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? तो शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार जो है ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को के द्वारा सुझाया गया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएससी का उद्देश्य है। तो एसएससी का उद्देश्य क्या है? तो एसएससी का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिरांडा हाउस दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वयं का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो वो होगा युवा आकांक्षी मनोबलों के लिए सक्रिय अध्ययन के लिए अध्ययन लैब, ठीक है। ये इसका पूर्ण रूप होगा। नेक्स्ट है कि एक स्मार्ट क्लास में जो है वो शिक्षण संस्थान है जो कि है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक होगा, यानी कि 1 2 3 और 4, ठीक है, सभी ठीक है मतलब कि। तो स्मार्ट कक्षा में शिक्षण संस्थान है जो कि स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्टर और स्क्रीन, ये सभी जो हैं ये एक स्मार्ट कक्षा में शिक्षण संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक शैक्षणिक संघ अपने काम की प्रगति और भविष्य योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ। इस तरह की गोष्ठी को किस रूप में जाना जाता है? तो इस तरह की गोष्ठी को जाना जाता है सम्मेलन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसारण के लिए अखिल भारतीय रेडियो AIR को किस वर्ष नामांकित किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर बी 1936 में। टाइम मशीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टाइम मशीन जो है उस पुस्तक के लेखक हैं H.G. वेल्स, ठीक है, H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद जो 45 है ये किसके लिए है? तो अनुच्छेद 45 जो है इसमें मुफ्त और जरूरी प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। 45 अनुच्छेद आपको पता है कि इसमें शिक्षा की बात जो है वो की जाती है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि धन लक्ष्मी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो धन लक्ष्मी योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर सी बालिका को एक धन के भार के रूप में देखने की मानसिकता को बदलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक होगा, यानी कि 1 का डी जाएगा। मनुस्मृति जो है वो मनु की है। अर्थशास्त्र जो है वो सी ऑप्शन यानी कि कौटिल्य का है। न्याय शास्त्र जो है वो उसका होगा बी ऑप्शन यानी कि भरत मुनि का। और काम सूत्र जो है वो ऑप्शन नंबर ए वात्स्यायन का, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ये अलग अलग रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। मनुस्मृति का तो आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो कि मनुस्मृति का मनु होगा, न्याय शास्त्र का भरत मुनि होगा, अर्थशास्त्र का जो है वो कौटिल्य होगा और काम सूत्र का वात्स्यायन होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब एंड में हम इस क्लास के अंत में हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की, जो कि बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में कि कौन सी विधि जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि अरस्तु की है। निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि अरस्तु की है। प्रश्नोत्तरी विधि, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर विधि है वो सुकरात की है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। और खेल विधि जो है वो ओल्ड वेल कुक की है। और डाल्टन विधि मिस हेलन की है।
हर्वर्ट विधि हर्वर्ट की है और बुनियादी शिक्षा जो है उसकी बात महात्मा गांधी करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है नीचे कि एलिमेंट्स ऑफ जो साइकोलॉजी है वो किसकी उस पुस्तक के लेखक रचयिता कौन है? तो जेम्स मार्क बॉल्डविन है, ठीक है। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो टिचनर है, ठीक है। कौन है? टिचनर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य क्या है? तो व्यक्तिगत पहलू जिसका माप किया जा सकता है उसको व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यहाँ पर बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण दिया गया है बहुत अच्छे से, और बहुत बार एग्जाम में आपको मिलान के रूप में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे की जो आईक्यू है वो कितना होगा, या फिर श्रेष्ठ वाले का कितना होगा, मतलब किसी भी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है कि 25 से कम जो जिनकी बुद्धि होती है वो जड़ बुद्धि में आते हैं, 25 से 49 यानी कि वो मूढ़ बुद्धि में आते हैं, और 50 टू 69 मूर्ख में, और 70 टू 79 औसत से कम, और 80 टू 89 समवर्ती या अल्प में, ठीक है, और 90 टू 109 औसत बुद्धि में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 110 टू 119 औसत से श्रेष्ठ होते हैं, 120 से 130 तक 29 तक श्रेष्ठ आते हैं, ठीक है, और 130 से 139 प्रखर या अति श्रेष्ठ, ठीक है, जीनियस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनकी ये बुद्धि होती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम क्लास का एंड करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण जो है इसमें कहा गया है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 14 है तथा वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो 14 जो है उसकी मानसिक आयु है, उसको हम भाग करेंगे 10 से, जो उसकी वास्तविक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 140 बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है, ठीक है, प्रतिभाशाली है, प्रखर या अति श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था, और आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की और भी नई नई क्लासेस देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। इसी तरह की और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।